प्यारे साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं गगन चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का मैटर लगा हुआ है, बहुत बढ़िया। तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। ये प्रश्न है आपके बेहतरीन से क्वेश्चन है। आप इन्हें देखें और बेहतरीन तरीका से सॉल्व करने का प्रयास करें। सभी के सभी साथी क्लास में जुड़ जाएंगे। ऑल स्टूडेंट्स आर शुड बी पार्ट ऑफ माई क्लास। सभी विद्यार्थी क्लास में आ जाए, सभी के सभी। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया। सभी विद्यार्थी क्लास में आ जाएं, सभी के सभी एक बार जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया। और आंसर देने की शुरुआत करेंगे। आज आपकी हरीश तिवारी सर की भी क्लास हुई है। आज आपकी बहुत सारी क्लासेस हुई हैं। इसी प्रकार से क्लासेस का आनंद लें और क्लास में जुड़े। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं क्या प्रश्न आपके सामने कह रहा है। सभी के सभी क्लास को शेयर अवश्य करेंगे। ऑल ग्रुप्स एंड वट एवर यू पीपुल आर हैविंग, सभी में आके क्लास को एक बार शेयर करना है सभी साथियों को, और फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। बहुत फंटेस्टिक भाई, ग्रेट। बताइए भाई सभी के सभी, ये क्लास मूवी शिक्षा पे गई है ना? बहुत बढ़िया, ग्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट इम्बोडाइड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान में उद्देशिका में नहीं दिया गया है, यह आपसे पूछा गया है। आज का टॉपिक है हमारा प्रेम्बल। तो आज प्रेम्बल का खेल खत्म कर देंगे। पूरी प्रेम्बल को धुआंधार तरीका से पढ़ के आपके सामने ले आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, आप जानते हैं हमारी प्रेम्बल में लिबर्टी ऑफ थॉट है, जिसे आप कहते हैं विचारों की स्वतंत्रता, प्रेम्बल में देखने को मिलती है। इकोनॉमिक लिबर्टी की आप बात करें, आर्थिक स्वतंत्रता, ये भी हमारे प्रेम्बल में आप कह सकते हैं आपको देखने को मिलती है। ये बहुत ही एक प्रकार से आर्थिक स्वतंत्रता। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, लेकिन आर्थिक नहीं है ना। आप देखो, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन ये आपको देखने को मिलती है। लिबर्टी ऑफ बिलीफ ये आपको देखने को मिलती है। तो 5 प्रकार की लिबर्टी है हमारी प्रेम्बल में। एक बात ध्यान रखें कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारी प्रस्तावना में है। जैसे लिबर्टी ऑफ थॉट मेरे प्यारे बच्चे, लिबर्टी ऑफ थॉट का मतलब क्या है? विचार। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या हो गया? अभिव्यक्ति। आप सभी जानते हैं, तो अभिव्यक्ति की आजादी है। लिबर्टी ऑफ बिलीफ मेरे प्यारे भाइयों, बिलीफ का मतलब क्या हो गया? विश्वास। लिबर्टी ऑफ फेथ मेरे प्यारे दोस्तों, फेथ का मतलब क्या हो गया? धर्म। तो लिबर्टी ऑफ वर्क समझ में आ गई? तो देखो, लिबर्टी ऑफ थॉट है विचार की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। लिबर्टी ऑफ वर्शिप मेरे प्यारे साथियों, इसे क्या कहते हैं आप? उपासना। तो आप में से कभी किसी ने ये नहीं पढ़ा होगा कि आर्थिक स्वतंत्रता हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं दी गई है। ये तीनों प्रकार की। इसके बाद आप बात करोगे तो लिबर्टी ऑफ बिलीफ, विश्वास की, और इसके बाद आप बात करोगे तो प्यारे साथियों धर्म की, ये आपको देखने को साफ तौर पे मिलेगी। उपासना की, ये भी आपको देखने को मिलेगी। तो कुल 5 प्रकार की लिबर्टी हमारे प्रेम्बल में दी गई है। बहुत ही बढ़िया प्यारे बच्चे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेरे दोस्त। चलिए देखिए, संविधान की उद्देशिका का अथवा प्रस्तावना का आधार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव है। देखो, उद्देश्य प्रस्ताव, ये हमारा कंटेंट राइटर मूर्ख है। संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना का आधार किसके द्वारा प्रस्तुत? ठीक है, तो देखो जवाहरलाल नेहरू, आप सभी जानते हैं कि हमारी प्रस्तावना में जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। कब पेश किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माती सभा में कब प्रस्तुत किया था? तो प्यारे साथियों, इसको पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को, जो बाद में प्रस्तावना बना। यह प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, स्वीकार किया गया था। इसमें कई प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते। देखो, प्रस्तावना में अगर बात करोगे स्वतंत्रता की, तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता 5 प्रकार की है।
5 प्रकार की। अब मेरी बात समझो, आर्टिकल 19 में अगर आपसे पूछे तो 6 प्रकार की है, 6 प्रकार की। आपसे पूछे समानता कितने प्रकार की है, तो 2 प्रकार की। आपसे पूछे न्याय कितने प्रकार का है, जस्टिस, तो 3 प्रकार का। इस प्रकार के प्रश्न हमारी प्रस्तावना में आपको देखने को मिलते। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए आइए प्रश्न को सॉल्व करिए। आप प्रश्न आपके सामने क्या कहता है, या आप प्रश्न के सामने क्या कहते हैं, सभी के सभी एक बार बताएंगे कि प्रश्न आपके सामने क्या कहता है। चलिए भाई पढ़िए ध्यान से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। इंडिया हैज पीपुल सोवरेनिटी बिकॉज प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द वर्ड। आपसे पूछा गया है, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, बताएंगे। किससे प्रारंभ होती है भारत के संविधान की प्रस्तावना? आर्थिक राजनीतिक न्याय, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ड्रीम से, ड्रीम सरकारी विद अंकित, ओके थैंक यू भाई। अमरावती गोदरा 22 जनवरी, आशीष जी आंसर दे रहे हैं, शशि प्रकाश आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। आशीष जनता, बहुत बढ़िया। जगदीश दंगी, बहुत बढ़िया। सौरभ प्रकाश डी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंदर, बहुत बढ़िया। आई एम डेली फॉलो यू, बहुत बढ़िया। अनुराग वासु, एजी, करण सर का पगला, राधे राधे बेटा। गौरव सिंह, बहुत बढ़िया। इंदर, मिस्टर राहुल क्रिएशन, लव यू टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो भारत की संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों से। कहां से? वी द पीपुल ऑफ इंडिया। प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से ऐसा कुछ नहीं है। जनता के जनतंत्र से ऐसा भी नहीं है, जनता के लोकतंत्र से ऐसा भी नहीं है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, इसका मतलब हो गया इंडिया इज सोवरेनिटी बिकॉज द प्रियम्बल ऑफ इंडिया। देखो पीपल सोवरेन है। अगर आप भारत की बात करोगे तो भारत में संप्रभुता जनता में निवास करती है। किस में निवास करती है? जनता में निवास करती है। तो आप कह सकते हैं कि भारत में जनता जो है ना वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो सोवरेन है। तो एब्सोल्यूट जो सोवरेनिटी है भारत में, जिसे आप कहते हैं पूर्ण संप्रभुता, एब्सोल्यूट सोवरेन इंडिया में अगर कोई है तो वो भारत की जनता है मेरे भाई। देखो मूल्य उद्देशिका में आपसे प्रश्न कर रहा है, मूल उद्देशिका में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया है। अगर आप मूल उद्देशिका की बात करोगे, मूल का मतलब है पुरानी, मूल उद्देशिका, तो भारत को कैसा देश बनाने का संकल्प लिया गया था कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। अरे हाँ या ना? बाद में भारत की संविधान की प्रस्तावना में देखोगे तो समाजवादी शब्द बाद में जोड़ा गया है, समाजवादी, और सेकंड शब्द मेरे प्यारे बच्चों जोड़ा गया है आपका पंथ निरपेक्ष। तो वर्तमान में क्या है? वर्तमान में है SSDR, इनको जोड़ा गया 42 में अमेंडमेंट के माध्यम से। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। ठीक है, KM मुंशी ने इस बात को कहा था। ठीक है, नमस्कार भाई रवि, नमस्कार, लव यू मेरे प्यारे बच्चों। इसको KM मुंशी, कन्हैयालाल मुनिकलाल मुंशी ने इस बात को कहा था कि ये एक प्रकार से जानने की कुंजी भी है, ये प्रस्तावना को कहा जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस प्रियम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इट शुड बी द वर्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इट शुड बी द वर्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो दिस वर्ड इज क्वाइट रॉन्ग, इट शुड बी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। चलिए उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आंसर क्या होगा इसका? तो करेक्ट आंसर है PT जवाहरलाल नेहरू। आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्हेन 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। 12 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ड्राफ्ट बनाया गया था। क्या बनाया गया था? ड्राफ्टिंग की गई थी। एंड
13 दिसंबर को। कई प्रश्न बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की कौन सी बैठक में पेश किया गया था। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन असेंबली इन विच बैठक या विच सिटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होता है 5वीं बैठक में। संविधान सभा की 5वीं जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में स्वीकार किया गया था। संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? तो देखो प्रस्तावना जो है ना, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। आप मेरी बात समझ रहे हो? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। आप इस बात को जान लो कि प्रस्तावना को आप क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि भारत के संविधान को प्रस्तावना की आत्मा किसने कहा था? किसने कहा था? इसका करेक्ट आंसर होता है ठाकुर दास भार्गव। देखो मेरा ना ध्यान कंटेंट पे रहता है तो मैं आगे नहीं देख पाता, क्योंकि मैं सोच रहा हूं इस बोर्ड पे मैं इतना लिख दूं कि आप खुद इस क्लास को देखें और बजाय इसके कि मैं आपको एंटरटेन करूं, इज नॉट बैड। समय खराब ना करें, मैं आगे आके मुस्कुराऊंगा, कहूंगा क्या इसका आंसर होगा, तो सीधा मैं लिख रहा हूं ना, आप पढ़ो एंड जस्ट रिवाइज योरसेल्फ। ठीक है, अपने आप को मजबूत बनाओ, क्योंकि जब बच्चा पेपर देने जाते हैं, आज पेपर देने गए और जब मेरे पास कॉल करते हैं गुरुजी मजे आ गए, मेरे गॉड मजे आ गए, तभी मजा आता है पेपर में, अदरवाइज वेस्ट हो जाता है पूरा। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड। ये कल भी पढ़ चुके हैं हम। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? प्यारे बच्चों कल है संविधान दिवस, आप सभी जानते हैं। संविधान 26 नवंबर 1949 को, और ये कब है मेरे प्यारे बच्चे? कल है 26 नवंबर 1949। तो कल हम लेकर आ रहे हैं एक बहुत बड़ा धमाका। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा 12 घंटा पॉलिटी का महा रिवीजन। कल शाम को 8 बजे से सुबह के 7 बजे तक कंप्लीट पॉलिटी का रिवीजन होगा। एमसीक्यूज होंगे हर चैप्टर के, एंड दिस एमसीक्यूज विल बी वेरी सफिशिएंट फॉर यू पीपल। और संपूर्ण पॉलिटी उसमें रिवाइज होगी एक अलग अंदाज में। तो मैं वन लाइनर अप्रोच से पूरी पॉलिटी का रिवीजन करा दूंगा आपको। संपूर्ण पॉलिटी की महामैराथन कब आएगी? 26 तारीख। तो कल क्या है? संविधान दिवस है मेरे प्यारे बच्चों। कल है 26 तारीख। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था बेटा? संविधान को स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। चलिए, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है क्या? कौन बताता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ये कहां पता चलता है आपको? तो देखो 2 जगह पता चलता है। एक तो हमारी प्रस्तावना बताती है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। एक बताता है आर्टिकल 25 से लेकर 28 का हमारा जो फंडामेंटल राइट है, ये भी इंडिया को बताता है कि इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। मेरे प्यारे बच्चे, ये भी आपको साफ तौर पर इस बात को बताता है। अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अब तक प्रस्तावना में मेरे प्यारे बच्चे 1 बार संशोधन हुआ है, और पूछ लेता है वो कब हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, 1976 में। भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? तो यहां पर आंसर होगा वी द पीपुल ऑफ इंडिया। वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो आंसर होगा भारत की जनता ने। भारत की जनता ने। कभी भी आप इसका आंसर ये नहीं देंगे कि भारत की जनता ने नहीं। देखो, इसको स्वीकार किया था संविधान सभा ने, और संविधान सभा भारत की जनता से बनी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो हमेशा भारत की जनता होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों संविधान सभा ने नहीं। अब यही फर्जी टीचर में अंतर है। जब भी कोई पढ़ा देगा संविधान सभा तो गलत हो जाएगा। भारत की जनता के द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। यूपीएससी स्टाइल इसी से प्रश्न पूछती है। आप ये गलती कर दोगे, हम बात करके भारत के लोग, हाँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकार किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? संशोधन के उपरांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब निम्न 5 पदों का उल्लेख है। आपसे कह रहा है संशोधन के बाद। कब हुआ संशोधन?
42nd अमेंडमेंट कब हुआ? 1976 में। कह रहा है कि अभी 5 है, पहले कहते थे 3 थे। तो आपसे पूछ रहा है कि जो 2 ऐड हुए ना, वो 2 के बाद अभी कौन से हैं? निम्नलिखित का सही क्रम बताइए। संकेत के आधार पे आपको बताना है करेक्ट क्रम क्या होगा। तो प्यारे बच्चे, मैं आपको कई बार बता चुका, SSDR इसका मतलब क्या है? पहले क्या आएगा बेटा? सोवरेन। फिर क्या आएगा प्यारे बच्चे? सोशलिस्ट। फिर क्या आएगा प्यारे बच्चे? सेक्युलर। फिर क्या आएगा प्यारे बच्चे? डेमोक्रेटिक। और फिर क्या आएगा प्यारे बच्चे? रिपब्लिक। सो द आंसर इज 2 4 सोवरेन, सोशलिस्ट, 2 4 3। ढूंढो 2 4 3। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? पहला वाला आपका एकदम सही आंसर है, पहला वाला। आई एम एमपी स्टूडेंट। गुड इवनिंग सर। डियर सर जी, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चे, गुड इवनिंग, नमस्कार। सभी को बहुत बहुत प्यार, सभी बच्चों को बहुत बहुत आभार। क्लास को एक बार सभी के सभी शेयर करो और भयंकर लेवल पे। आज वॉचिंग इतनी कम क्यों भाई? आज इतनी वॉचिंग कम क्यों है? इतनी वॉचिंग कम क्यों है आज? कितने बच्चे बीपीएससी वाले हैं और कितने बच्चे इस वाले हैं? गुड इवनिंग। वॉचिंग इतनी कम क्यों है? क्या चाहते हो? कंटिन्यूअसली बताओ, क्या चाहते हो बेटा? मतलब ये गला फाड़ने वाली मेहनत बेकार है? डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई भी नहीं होगी। यहां पर किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो इसमें आंसर आता है केशवानंदा भारती। केशवानंदा भारती, केशवानंदा भारती केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। कब हुआ था? 1973 में। किस बात में संविधान को उद्देश्य कहा कि संशोधन का प्रावधान किया गया? तो संशोधन का प्रावधान भी केशवानंदा भारती में किया गया था। कहा गया था केशवानंदा भारती बनाम स्टेट ऑफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसी में प्रोविजन आया था 1973 में। और इसी में प्रोविजन किया गया था कि प्रस्तावना इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी अमेंड। इसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। पॉलिटी पहली बार हम लोग अलग लग रहा है, सच में प्रभु, बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई बात नहीं है बेटा, शेयर वेयर क्या करो सही तरीका से। केशवानंदा भारती, बहुत बढ़िया। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है? आज हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने कहा था सर टॉपिक वाइज रिवीजन, तो मैं टॉपिक वाइज करवा रहा हूं। ठीक है, ठीक है। तो कितना यूट्यूब पर ढूंढा तब आप मिले। ठीक है, तो टॉपिक वाइज रिवीजन में करवा रहा हूं प्यारे बच्चों। फिर मोटिवेशन लूज ना करें, ना मेरा ना अपना। इसीलिए प्लीज क्लास को बेहतरीन तरीका से एक बार क्या किया करें? शेयर किया करें अधिक से अधिक साथियों को, जिससे कि क्लास आपको मिल सके। बहुत बढ़िया बेटा। देखो, सोवरेन है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है। फेडरल वर्ड का प्रयोग हमारी प्रस्तावना में कहीं पर भी नहीं किया गया। सो द फेडरल वर्ड जो है आप कह सकते हैं, जैसे आप बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स, इस शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में किया गया है। आर्टिकल 1 में किया गया है। इज दैट क्लियर और नॉट? भारत के यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया? इसका आंसर होगा आर्टिकल 1 में किया गया है इसका प्रयोग। चलिए, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व एक प्रकार से एलिमेंट की अगर आप बात करो, देखो प्यारे बच्चे इस बात को आप समझना, राज्य के 4 एलिमेंट होते हैं। देयर आर 4 एलिमेंट ऑफ स्टेट। राज्य के 4 एलिमेंट है। नंबर 1 एलिमेंट क्या है? संप्रभुता। ठीक है। सेकंड एलिमेंट क्या है? जनसंख्या। मेरे भाई हाँ या ना? जनसंख्या। थर्ड एलिमेंट क्या है? भूभाग। क्या है भाई? भूभाग। और फोर्थ एलिमेंट क्या है? फोर्थ एलिमेंट है कि वहां पर क्या होनी चाहिए? सरकार होनी चाहिए। तो सारी एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है संप्रभुता। जैसे आप कहते हैं कि सोवरेनिटी होना बहुत जरूरी है, तो संप्रभुता आप ये कह सकते हैं कि संप्रभुता सबसे जरूरी एलिमेंट है। राज्य का महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। चलिए, अगला प्रश्न बेटा आपके सामने है, उत्तर दीजिए। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे। तो कह रहा है इस समय इसकी सही स्थिति क्या थी, ये आपको बताना है कि उस समय सही स्थिति क्या थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी के सभी कमेंट करके बताएंगे।
बहुत बढ़िया बेटा। एक बार शेयर वेयर भी सही से किया करो, सही से। मेरे को फीवर है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। हिना जी ऐसा नहीं है, हिना जी ठीक हो जाइए, आप दुआ मांगते हैं हम आपके लिए खुदा से, ठीक है, आप सही हो जाइए। लीजिए, और क्या चाहती हैं आप बताइए ना। चलिए बहुत बढ़िया। बी आंसर दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे। बी 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 यार वॉचिंग बहुत कम जाने लगी है, प्लीज। क्या चाहते हो आप, जान लोगे क्या मेरी? नहीं ना, शेयर करो फास्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? भारत क्या है? लोकतंत्र गणराज्य है। देखो डेमोक्रेटिक तो पहले भी था, तो आपसे पूछ रहे भारत क्या था। तो देखो आप भारत क्या था? भारत ये था, अरे हाँ या ना, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य आप देखोगे कहां देखने को मिल रहा है। तो बी करेक्ट आंसर है भाई। 26 जनवरी 1950 की बात कर रहे हैं ना, उसमें भारत क्या था? तो भारत ये था। वर्तमान में भारत क्या है? वर्तमान में भारत ये है, ठीक है, अरे हाँ या ना। तो भाई ये आंसर क्या हुआ? बी हुआ ना, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो ये जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। भारत की गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति कब दर्शाता है? को कब दर्शाता है? भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति को कब दर्शाता है? कब दर्शाता है का मतलब क्या हो गया? इस प्रकार का मतलब हुआ भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति को कब दर्शाता है। ये क्या मतलब है? को कब दर्शाता है भाई? संवैधानिक स्थिति क्या है भारत की? भारत एक गणतंत्र है, ये बताता है। भारत एक रिपब्लिक है, ये सारे शब्द बताते हैं। प्रस्तावना दर्शाती है भारतीय संवैधानिक स्थिति, भारत की गणतंत्र की संवैधानिक स्थिति आपको प्रस्तावना बताती है किस प्रकार का हमारा कंट्री है, ये आपको दर्शाती। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? 1975 में, 1975 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बेटा शेयर करो प्लीज ना, कमेंट से थोड़ा ना पता चलता है कि आपको फीवर है। अच्छा जी, ये बात है, अनुच्छेद 19 से जुड़े गए थे सर। अच्छा ओके बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी के सभी स्पीड से एक बार सेशन को शेयर करेंगे। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। तो नोटिफाई नहीं किया एप्लीकेशन, मेरे पास नोटिफिकेशन आता नहीं है, गलत गलत भेजते हुए कुछ लोगों के पास है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, नहीं आया। बहुत 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 बढ़िया। ड्रीम ओके, ग्रेट ग्रेट। अखंडता ग्रेट ग्रेट। आज तो यूपीएसआई का पेपर भी हो गया है। अब तुम कहाँ हो? अब तुम्हारे सीक्वेंस कहाँ है? बहुत बढ़िया। कौन सा शब्द 1975 में संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? आपसे पूछा है। देखो, बंधुत्व था, तो ये तो था पहले से ही। संप्रभुता, समानता था। भाई अखंडता को कब जोड़ा गया? अखंडता को जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट 1976 से। आप समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए अगला वाला, संविधान में अखंडता शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो प्यारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर होगा 42 में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया 1976 में। आप समझ रहे हैं? भारत में संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभु भारत की जनता है। आपसे पूछता है कि भारत में संप्रभु कौन है, तो भारत की जनता भारत में क्या है बेटा? संप्रभु है। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष। आपके सामने ऑप्शंस है, क्या जोड़ा गया बेटा? बताएंगे आप, करेक्ट आंसर दीजिए। क्या जोड़ा गया? बहुत बढ़िया। क्या जोड़ा गया? बहुत सॉलिड बेटा। क्या जोड़ा गया भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें अमेंडमेंट के द्वारा? बताइए सर। जब से आपकी पढ़ाई शुरू की है तब से पॉलिटी बहुत अच्छी हो गई है। अच्छा जी। बंधुत्व शब्द फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, 3 शब्द लिए गए फ्रांस से। स्वतंत्रता, ये सब भी आगे आपको देखने को मिलेगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, बंधुत्व, ये 3 शब्द लिए गए हमारे फ्रांस की क्रांति से। चलिए बताइए कब जोड़ा गया? आप बताइए क्या क्या जोड़ा गया? बी, बहुत बढ़िया। देखो, धर्मनिरपेक्ष शब्द ये भी बाद में जोड़ा गया। समाजवादी, ये भी बाद में जोड़ा गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी करेक्ट आंसर होगा। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी,
धर्मनिरपेक्ष, और थर्ड कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे, अखंडता। अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें के द्वारा। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद किसकी अवधारणा पर निर्धारित है? देखो भारत में जो समाजवाद है ना, वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। ये किसकी अवधारणा पर स्थापित है? तो महात्मा गांधी ये बोलते थे कि भारत में समाजवाद आएगा, लेकिन भारत का जो समाजवाद होगा वो लोकतांत्रिक समाजवाद होगा। आप इस बात को बार बार एग्जाम में प्रश्न बनता है कि भारत में जो समाजवाद है ये कहां से लिया गया है? तो देखो भारत में जो समाजवाद लिया गया है वो सोवियत संघ से लिया गया है, सोवियत संघ। लेकिन भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारतीय संविधान को किसने विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है? ये किसने कहा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत और सबसे बड़ा संविधान है? प्यारे साथियों, ये तो कई सारे लोगों ने बोला कि संविधान सबसे बड़ा है, सबसे विस्तृत है। भारत एक कैसा गणराज्य है? भारत एक कैसा गणराज्य है? तो भाई लोकतांत्रिक गणराज्य है भारत। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। भारत कैसा गणराज्य है? भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष, एक ही बात है बेटा। अगर आप पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष की बात करोगे तो उसमें थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस है, और वो क्या है? देखो पंथनिरपेक्ष जो होता है ना, वो हमारा जो हिंदी में शब्द लिखा है वो पंथनिरपेक्ष लिखा है, लेकिन इंग्लिश में जो वर्ड लिखा है वो सेक्युलर लिखा है। महात्मा गांधी के अनुसार आप देखोगे तो दोनों शब्दों में टेक्निकल डिफरेंस है। महात्मा गांधी कहते थे कोई व्यक्ति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता, व्यक्ति पंथ से अलग हो सकता है। तो महात्मा गांधी के अनुसार देखोगे तो इंडिया एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है, और धर्मनिरपेक्ष को मानते नहीं थे। लेकिन वेस्टर्न फिलॉसफी में सेक्युलर शब्द जो है दोनों के लिए अंग्रेजी में समान रखा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सॉल्व करें सभी के सभी बच्चे। भारत के संविधान के उद्देश्यों में एक रूप से आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय मेरे प्यारे बच्चे आपसे पूछ रहा है। आर्थिक न्याय, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। आर्थिक न्याय का उपबंध कहां पर किया गया है? आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय आपको बताना है, इसे कहते हैं आप इकोनॉमिक जस्टिस। ये कहां पर आर्थिक न्याय का प्रोविजन किया गया है? देखो प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट, प्रियम्बल एंड डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, नन ऑफ द एबव। इसमें लास्ट में ऑप्शन ये भी है। सर मेरा 21 यूपीएससी पेपर था, उसी पहले आपकी क्लास लीव, उसमें 8 से 9 क्वेश्चन आए थे। थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक यू। रोहित जी धन्यवाद एंड लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बढ़िया, आपने एक क्लास ली, जिन बच्चों ने पूरी क्लासेस ली उनके पूरे प्रश्न आए थे बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए बहुत सॉल्व मेरे प्यारे बच्चों। सेशन को एक बार जोड़ के रखा करो, शेयर किया करो प्रॉपर तरीका से, बहुत बढ़िया। सिंगम शुक्ला जी टी, बहुत बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, क्या बात है। शेयर करो भाई सेशन को एक बार, तब तो बच्चे जुड़ेंगे ना और ज्यादा। रोशन कुमार जी पी, बहुत बढ़िया बेटा। देखो डीपीएसपी और प्रियम्बल हमारी जो प्रस्तावना है, देखो प्रस्तावना में तो है, तो जहां जहां प्रस्तावना है वो सभी सही है। फंडामेंटल राइट में आर्थिक न्याय कहीं पर भी नहीं है, प्रस्तावना में और डीपीएसपी में आर्थिक न्याय है। अब आप पूछोगे प्रस्तावना में कहा, तो प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, उसमें एक आर्थिक न्याय का प्रोविजन है, इकोनॉमिक जस्टिस ऑलरेडी मेंशन है। और डीपीएसपी की बात करोगे आप तो डीपीएसपी में आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 साफ तौर पे कहता है कि आप जो ऐसे व्यक्ति हैं, राज्य लोक कल्याण के कार्य करेगा, स्टेट पब्लिक वेलफेयर को आगे बढ़ाएगा, जैसे मनरेगा है। तो मनरेगा आप जो देखते हो, मनरेगा एक प्रकार से आर्टिकल 38 में आपको आर्थिक न्याय प्रदान करने की बात कर रहा है। डीपीएसपी में ये क्या है? मनरेगा है मेरे प्यारे बच्चे। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट और सही उत्तर होगा, ये आपको समझना है। अगला प्रश्न क्या कहता है? संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को कौन सा न्याय सुनिश्चित करती है? तो प्रस्तावना 3 प्रकार का न्याय देती है, 3 प्रकार का न्याय। हमारे यहाँ न्याय 3 प्रकार का है। सामाजिक न्याय है, जिसको आप बोलते हैं सोशल जस्टिस। आप क्या नाम देते हैं? सोशल जस्टिस, अरे हाँ या ना। दूसरा है आपके यहाँ राजनीतिक न्याय, जिसे आप बोलते हैं पॉलिटिकल जस्टिस, अरे हाँ या ना। और तीसरा है आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जिसे आप बोलते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। हमारे संविधान में न्याय का जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से लिया गया है?
प्यारे बच्चों, रूस के संविधान से हमारे संविधान में न्याय का सिद्धांत लिया गया है। आपसे पूछेगा कि भारत के संविधान में न्याय का सिद्धांत कहां से लिया गया है, तो भारत के संविधान में न्याय का सिद्धांत रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहां की गई है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहां की गई है? प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जितने प्रकार के उद्देश्य हैं और आदर्शों की जो व्याख्या है वो संविधान के अंदर करी गई है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे मूल अधिकार, प्यारे बच्चों, जो हमारे संविधान के मूल अधिकार हैं और हमारे डीपीएसपी हैं, इनमें आप देखोगे कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में जितने वर्णित उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं और जितने मेरे प्यारे बच्चे आइडियल्स हैं, उनकी व्याख्या संविधान में, हमारे संविधान में मूल अधिकार और डीपीएसपी का जो चैप्टर है वहां पर प्रॉपर तौर पे की गई है। सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, ग्रेट मेरे प्यारे बच्चे। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बड़े ध्यान से पढ़िए। प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है मेरे बच्चे? करेक्ट आंसर देंगे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। मूल कर्तव्यों में नहीं, नहीं ड्यूटी में नहीं बेटा, बहुत बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सभी के सभी शेयर करो यार क्लास को, बहुत कम बच्चा लाइव है, बहुत बढ़िया। भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय किसमें उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय, ये कौन सा प्रश्न है? भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ है? कौन सा शब्द, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ है? ये पूछ रहा है, प्रयुक्त नहीं हुआ है। आपको बताना है कौन सा शब्द भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। 2 का किसका टेस्ट है? 2 तक तो आपको रेडी कर देंगे। देखो क्या शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है? धर्मनिरपेक्ष हुआ है, संप्रभु हुआ है, सब हुआ है। उदारवादी शब्द का प्रयोग हमारे संविधान की प्रस्तावना में कहीं पर नहीं किए भैया। उदारवादी शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में कहीं पर भी नहीं है। तो हम उदारवादी नहीं करते हैं, हम करते हैं सेक्युलर है, सोवरेन है, डेमोक्रेटिक है, उदारवादी नहीं है भैया। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। कहां से लिया गया है? उद्देशिका का विचार। इससे कई प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उद्देशिका का विचार, उद्देशिका की लैंग्वेज, उद्देशिका का बेस, ये कहां से लिया गया? प्यारे बच्चे, संविधान की उद्देशिका में विचार, अगर आप थॉट की बात करोगे, थॉट, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में बना है, तो कहां से लिया गया है? ना तो इटली से, ना कनाडा से। देखो फ्रांस से संविधान सभा में 3 चीज ली है जो मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेटर्निटी, दैट इज कॉल्ड बंधुत्व। ये 3 कॉन्सेप्ट है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, आप मेरी बात समझ रहे हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेटर्निटी। लेकिन द यूएसए का जो संविधान है ना, इस संविधान ने हमने प्रस्तावना का विचार लिया है। प्रस्तावना का जो थॉट लिया गया विचार, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस पर और ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल पूछता है कि प्रस्तावना में उद्देशिका की भाषा कहां से ली गई है? अगर आप भाषा की बात करोगे तो भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है। बात समझ में आ गई? बताइए हाँ या ना। आगे पूछ रहा है किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? परिचय पत्र का मतलब है इंट्रोडक्शन। तो पालकीवाला ने, एन पालकीवाला, आप लोगों ने नाम सुना होगा, पालकीवाला। इस पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। किसका? अब देखो प्रस्तावना का आधार पूछ ले, बेस, तो इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछता है प्रस्तावना का विचार कहां से लिया है, विचार। एक पूछता है प्रस्तावना का आधार क्या है, एक पूछता है प्रस्तावना की भाषा कहां से ली है। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों में डिफरेंस है। प्यारे बच्चे, भाषा हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। आधार है हमारा उद्देश्य प्रस्ताव, जवाहरलाल नेहरू वाला, और विचार हमने लिया है मेरे प्यारे बच्चे अमेरिका से। अरे हाँ या ना? किसका कथन है
कि संविधान एक शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर रखी गई अट्टालिका है, उस पर रखी गई अट्टालिका है। एक प्रकार से आप देखोगे ये कथन ठाकुरदास भार्गव क्या है, ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव ने स्टेटमेंट बोला था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत बढ़िया। अगले वाले में चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है, किस वाद में फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है, उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है। किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया था उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है। देखो बेरूबारी अब 1960 में आया, आप सभी जानते हैं 1960 का बेरूबारी है, 1965 का सज्जन सिंह है, 1967 का गोलकनाथ है, 1973 का केशवानंदा भारती केस है। ये केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालाइज कर। अगर वो सर मेरा 30 को है, प्लीज आपने 12 से ही क्या लिखा है बच्चे ने, सर मेरा 30 को है, दिखाओ आपने 12 से जो एनालाइज का है, अगर वो सारी तैयारी करूं तो 50% जीएस हो जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, और कल ना मैं एक मैराथन ला रहा हूँ संविधान दिवस पे, उसको पूरी को देख लियो, तेरे संविधान का पूरा कांड हो जाएगा, संविधान में कोई समस्या तुझे नहीं मिलेगी। बहुत बढ़िया। तो किस केस में सर्वोच्च न्यायालय का हिस्सा नहीं है, तो बेरूबारी बात में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, बेरूबारी केस में। सज्जन सिंह में इसने इसको सेम रिपीट किया। गोलकनाथ केस में इसने बोला कि प्रस्तावना इज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और केशवानंदा भारती केस में इसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसीलिए आपको इसको याद रखना होगा। उद्देश्यका में निहित यानी कि प्रस्तावना में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किस बात में किया गया, इसका करेक्ट आंसर होगा केशवानंदा भारती। करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे, केशवानंदा भारती। केस कब आया, 1973 में। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ क्या है, इस बात का मतलब होता है कि कोई कंट्री जो अपने इंटरनल मतलब अपने आंतरिक और अपने बाहरी, आंतरिक और होता है एक्सटर्नल का मतलब होता है अपने बाहरी, आंतरिक और बाहरी निर्णय स्वयं ले पाए, निर्णय स्वयं ले पाए, उसे आप क्या बोलते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड संपूर्ण सर्वत्र। सर यूपीएसआई का एग्जाम खराब हो गया है टाइम मैनेजमेंट की वजह से, क्या करूं अब। सिंघम शुक्ला भाई अब खराब हो गया, तू तैयारी कर पीसीएस को लेखपाल की। लेखपाल के लिए कौन सब्जेक्ट पर फोकस करें प्लीज बताओ। बताता हूं मेरे भाई, इस कमेंट के स्क्रीनशॉट कौन लेगा, लो ना स्क्रीनशॉट, इनके फोटो मुझे भेजोगे अभी के अभी लो नीचे करके भेजा करो, और क्लास के स्क्रीनशॉट कि सर बच्चे लो जल्दी और भेजना ग्रुप में। चलिए भाई बहुत बढ़िया बेटा, आप जो जो कमेंट भेजोगे एक बार मैं सबका ध्यान दूंगा। फोन में चला के स्क्रीनशॉट लिया करो, इतना दिमाग यूज करो, अपने फोन में चलाया करो। चलिए बहुत बढ़िया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। आत्मा, देखो संविधान की आत्मा कहलाते, इसमें दो आंसर है। आपको पता है संविधान के दो भाग संविधान की आत्मा कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो प्रेम्बल को संविधान की आत्मा कहा जाता है अकॉर्डिंग टू ठाकुरदास भार्गव। ये तो मैं आपको बता चुका कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। और आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये आर्टिकल 32 है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, इनके अनुसार आप देखोगे तो आर्टिकल 32 भी संविधान की आत्मा है। तो सी और डी दोनों यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया सर, उनका क्लास सर बेटा एप्लीकेशन पे होता है। किसने राजनीतिक पत्री जन्म पत्री कहा, कह रहा है किसने राजनीतिक जन्म पत्री कहा। बहुत अच्छा प्रश्न है। किसने कहा था, के एम मुंशी ने कहा था ना। बहुत ज्यादा प्रश्न की बार पूछा जाता है। के एम मुंशी, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, इनका पूरा नाम है के एम मुंशी। प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा था के एम मुंशी ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज तक अंकित इस प्रकार में प्रलेखों में सर्वोच्च है। इसका मतलब क्या हुआ, इस बात का
इस बात का मतलब है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज तक अंकित इस प्रकार के प्रलेखों में सर्वोच्च है। इस बात का मतलब है कि हमारी जो प्रेम्बल है ना, प्रस्तावना, प्रेम्बल हमारी सर्वोच्च है, ये संपूर्ण है, तो प्रस्तावना को सर्वोच्च माना जाता है। स्टेटमेंट है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा। चलिए, ये प्रस्तावना भारतीयों के लिए किसका प्रतीक है? पूछा जाता है कि हमारी जो प्रस्तावना है वो भारतीयों के लिए किस बात का प्रतीक है? आप सभी बताएंगे कि प्रस्तावना यूपीएसआई के बाद यूपीपीसीएस की तैयारी करनी है आपको। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और कोई टफ नहीं है। मैं आपको साथ में लेकर चलूंगा। अभी यूपीएससी का एक बैच मैं प्लान कर रहा हूं बहुत जल्दी, फाउंडेशन बैच, जो कि प्री भी होगा, उसमें मेंस भी होगा। प्री कम मेंस, मेंस की आंसर राइटिंग, सी सेट प्लस होगा उसके अंदर क्यूपी, क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम। एक बैच है जो कि आपको 6 तारीख को उसकी सूचना मिलेगी। 6 और 7 तारीख को उसके एडमिशन एनरोल्ड होंगे सस्ते रेट पर, जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। मार्केट के अकॉर्डिंग उस बैच का जो टोटल कंटेंट है वो 20 से 22 हजार का है, बट वो बहुत सस्ते में आपको मिलेगा। ठीक है, उसके लिए आप प्रिपेयर करना एंड यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। अब इस बार मैंने सी सेट भी दिया है, बेस की आंसर राइटिंग भी दी है और क्यूपी भी साथ में दिया है, क्यूईपी, क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम। तीनों चीजें आपको उसमें मिलेंगी, तो आप प्रिपेयर रहो और जीएस की तैयारी अभी से करो। इसके लिए जीएस का प्राइम सब्सक्रिप्शन लॉन्च हो गया है, उसकी फीस कम हो रही है काफी ज्यादा, तो उसका सेल्स मेला चलेगा। आपको बता दूंगा कि हमारे यहाँ 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक मोदी शिक्षा महोत्सव है। मेरे बच्चे का एक प्रकार से मेरा जो बच्चा है उसका एक फंक्शन है, तो उसके उपलक्ष्य में 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में मैं सारे बैचेस की फीस पर अप टू 80%, 90%, 100%, 50% डिस्काउंट ऑफर करूंगा। पर यूपीएससी का बैच इसके बाद लॉन्च होगा। 6 से लेकर 7 तारीख के बीच में यूपीएससी का सेल्स स्टार्ट होगा, यूपीएससी बैच का, और ये चलता ही रहेगा। इसकी बहुत कम कीमत होगी, तो आप पहले से प्लान करके खुद को रखो। बहुत बढ़िया, आपकी साथ चाहिए सर बस। संविधान की आधारभूत इकाई प्रेम्बल, अनुच्छेद 32। सर मैंने अभी तक 2 बार यूपीपीएस की एग्जाम दिया है। कोई नहीं, अभी प्रिपेयर करो। मेरा यूपीएसआई का एग्जाम 2 दिसंबर को है। नाउ प्रिपेयर, यू विल गेट इट। एक्चुअली बताएंगे प्रस्तावना भारतीयों के लिए किसका प्रतीक है? प्रस्तावना भारतीयों के लिए जो प्रतीक है वो किस बात का प्रतीक है? वो प्रतीक है कि यार भारतीयों के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। ये बताता है कि भारतीयों ने क्या दृढ़ संकल्प किया, भारतीयों के क्या उद्देश्य थे, इस बात का प्रतीक है। बाबा साहब संविधान ने उपचारों के अधिकारों के अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा बाबा साहब ने। ये प्रश्न भी आपके सामने पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य में नहीं है? कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य में नहीं है? समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, प्रभुता संपन्न है, लोक कल्याणकारी शब्द ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपकी संख्या आ गई है, आप क्लास में ऑन द स्पॉट आया करें। देखो प्रस्तावना में क्या है, SSDR है, सोवरिन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। एक बात अच्छे से आपको याद रखनी है कि जो पहला शब्द है ना वो है आपका संप्रभु। पहला शब्द क्या है आपका? संप्रभु। और दूसरा है आपका समाजवादी, तो कभी कंफ्यूज नहीं करना। और तीसरा है आपका पंथ निरपेक्ष। तो भैया भगवान से पहले पैसा आता है, उसके बाद डॉक्टर में तो डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक में तो गणराज्य है। बड़ी सिंपल सी बात है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपको याद रखना है बेटा, घबराना है नहीं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया? इसके माध्यम से जोड़े गए थे 3 शब्द। पहला है हैशटैग, पहला है पंथ निरपेक्ष। इसके माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला है पंथ निरपेक्ष, दूसरा है मेरे प्यारे बच्चे समाजवादी, और तीसरा है मेरे प्यारे बच्चे अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रभुसत्व संपन्न कौन है? भारत में पॉलिटिकल जो पावर है ना उसका
किसके अंदर निहित है? तो ये निहित है भारत की जनता के अंदर। देखो इंडिया में जितनी भी पॉलिटिकल पावर ड्राइव होती है वो कहां से ड्राइव होती है भाई? भारत की जनता से। पीपुल ऑफ इंडिया क्या करता है? वोट करता है, और वोट करने से ही हमारे एमपी बनते हैं, और कौन बनते हैं? एमएलए। इनके पास सत्ता होती है, लेकिन निकली कहां से? आम आदमी से, भारत की जनता से, मुझसे, आपसे। 6 बार आ चुका है हमें ये क्वेश्चन जी। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कई बार, क्योंकि प्रेमबल ये ना आज, इसीलिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? ये लास्ट प्रश्न है जो प्रेमबल से बन सकते हैं। तो आज का प्रेमबल का ही टॉपिक है, तो प्रेमबल पूरी समाप्त हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित कौन करता है? मौलिक अधिकार कभी नहीं करते, संविधान की प्रस्तावना करती है। इसीलिए आप इसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के जो बेस था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है? इसके उद्देश्य है भाई। प्रस्तावना आपको बताती है कि आप भारत को ऐसा देश बनाओगे जिससे भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये सारी चीजें प्राप्त होंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, भारत में कैसी शासन प्रणाली अपनाई गई है? देखो भारत में संसदीय, आपसे पूछा जाता है भारत में कैसी शासन प्रणाली है, तो भारत में संसदीय प्रणाली है, जिसे आप बोलते हैं पार्लियामेंट्री। कैसी है? पार्लियामेंट्री। भारत में पार्लियामेंट्री प्रणाली है। प्रस्तावना के महत्व को स्पष्ट करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में कहा कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है? तो बेसिक स्ट्रक्चर किसमें कहा था? केशवानंदा भारती केस में। केशवानंद भारती का जो केस है 1973 का, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है। दैट इज वेरी मच क्लियर। मेरा यूपीएसआई का एग्जाम 2 दिसंबर को है, उसके बाद पॉलिटी और भी ज्यादा डीपली पढ़नी है सर आपसे। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत बढ़िया। ब्रिटेन से ली गई है? नहीं बेटा, ब्रिटेन से क्या ली? हाँ, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय प्रणाली भारत में ब्रिटेन से ली गई है, बिल्कुल करेक्ट बच्चे। ठीक है, चलिए अगले वाले बढ़िए। भारत के संविधान की प्रस्तावना निर्माताओं ने का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? पूछ रहा है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे। संविधान निर्माताओं का मत किसमें प्रतिबिंबित होता है? आपको कहां पर दिखाई देता है? कहां दिखाई देता है? तो सीधी बात है, प्रस्तावना में। इसका मत कहां दिखता है? प्रस्तावना में। कल से मैं काम करूंगा कि मैं कुछ प्रश्नों को टॉपिक कल से मिक्स करेंगे। आज सिंगल टॉपिक है प्रस्तावना, तो सारे प्रश्न आपको प्रस्तावना पे नजर आ रहे हैं, लेकिन कल से थोड़ी चीजें आपको अलग देखने को मिलेंगी। भारत की प्रकृति कैसी है? तो भारत देखो एक SSDR कंट्री है, ये प्रकृति बताता है। आप जब पढ़ते हो ना कि भारत एक सोवरेन कंट्री है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, आप पढ़ते हो ना कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, बंधनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये भारत की प्रकृति है, ये भारत का नेचर है। अगला वाला, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में वर्णित है। आप जानते हैं संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो भारत का उल्लेख जो है इंडिया, एक तो इसके 2 नाम है, इंडिया दैट इज भारत, इसके 2 नाम है, इंडिया दैट इज भारत। सिर्फ 2 नामों का प्रयोग किया गया है हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इसमें और कोई नाम होगा, नहीं, इसमें सिर्फ 2 ही नाम है, इंडिया दैट इज भारत। कमेंट दिखा भी, ऊपर कमेंट किया, इंडिया दैट इज भारत। सर दिन से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्या करूं? सर कई दिन से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कुछ बताइए सर प्लीज। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में आपको बताता हूँ कि आप इसके लिए क्या करेंगे। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, यूपीएसआई का पेपर देने के बाद आप चिंतित हैं, मैं बताऊंगा इसके लिए आप क्या कर सकते हो। चलिए, प्रस्तावना को भारतीय संविधान के अंग के रूप में निम्नलिखित में से किस बात में स्वीकार किया गया? तो प्रस्तावना को देखो A.K. गोपालन के मामले में नहीं माना, केशवानंदा भारती, गोलकर नाथ और मिनर्वा मिल्स। आपको पता है मिनर्वा मिल्स का केस 1980 का है, गोलकनाथ का 1967 का है, केशवानंदा भारती का 1973 का है, और प्रस्तावना को 1973 में इसी केस में
अंग के रूप में स्वीकार किया गया था। गोलकनाथ के केस में प्रस्तावना को महत्वपूर्ण माना था, कहा कि प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको अंग के रूप में स्वीकार किया था केशवानंदा भारती के वाद में। आप सभी जानते हैं भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है क्या? अगर पूछ ले कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये बात कहां पर लिखी है, तो देखो यहां पर लिखी है, प्रस्तावना में लिखी है, प्लस 25 से 28 के मौलिक अधिकार में लिखी है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श को कहां से लिया गया है? स्वतंत्रता का मतलब लिबर्टी, समानता इक्वलिटी, और बंधुत्व का मतलब है फर्टर्निटी। ये विचार हमारी प्रस्तावना में कहां से लिए? तो प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति पूछ लेता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, उससे इन प्रश्नों को कभी कभी पूछा जाता है कि फ्रांस की क्रांति से शब्दों को लिया गया, ये इससे 3 शब्दों को लिया गया था। बहुत बहुत बढ़िया बेटा, इस प्रकार के। जय हो बाबा, ठीक है, धन्यवाद भाई। के फैन, क्या बात है, के फैन, के वैसे मेरा नाम गांव में मुझसे के कहते हैं लोग, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। के फैन, गुड, आई लाइक इट मेरे भाई, तेरा नाम मुझे पसंद आया, ठीक है, क्योंकि कभी कभी मुझे लोग के भी कहते हैं, के सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैव बीन इंस्क्रीन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की बात करी गई है, कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था करी गई है, आप सभी बता। हाँ, 2 बातें पता चलती हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 2 बातें पता चलती हैं। क्या बात है, के रोस्ट, तुम भी के रोस्ट हो, बहुत बढ़िया। एक सोच रहा हूं मैं करण सर की आर्मी बनाऊं, करंस आर्मी, ठीक है, एक चैनल बनाता हूं करंस आर्मी, ठीक है, एक चैनल बनाया मैंने करंस क्लब, आप जाकर सब्सक्राइब करो करंस आर्मी, जिससे पता चले कि भाई करण आर्मी, मस्त लगेगा ना। क्या नाम रखे, करंस आर्मी या के आर्मी? बहुत सारी चीजों के मुझे शौक थे, उन्हें पूरा करेंगे। बताया मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा? तो 3 प्रकार का न्याय है। देखो, सामाजिक न्याय मैं आपको बता चुका, सामाजिक, राजनीतिक और प्यारे बच्चे आर्थिक। 3 प्रकार का न्याय है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इट टेकन फ्रॉम रूस, रूस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, के आर्मी सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हुआ है? इसका उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चे? 1 बार। 1 बार कब हुआ है? 42 में संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में। चलिए, संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार का न्याय है, व्यवस्था की गई है, वो कौन से न्याय है? तो मैंने आपको बताया अभी, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगले वाले में चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संबंध में कौन सा क्रम सही है? ये प्रश्न बहुत रिपीटेड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रस्तावना के संबंध में कौन सा क्रम सही है, कौन सा क्रम सही है? आप कमेंट करके बताएंगे कौन सा कमेंट सही है। ओके मेरे प्यारे भाई, कविता ध्यान रखते हैं, कौन सा क्रम सही है? ठंडा पानी, कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? बहुत बढ़िया, कौन सा क्रम सही है? कमेंट करके सभी के सभी बताएं कौन सा क्रम मेरे प्यारे बच्चों सही है। कल मैं कोशिश करूंगा, जैसे प्रश्न इसमें काफी सारे रिपीटेड हुए, काफी सारे फॉल्स है प्रश्न में, रिपीटेड है एक प्रकार से। प्रम्बल छोटा टॉपिक है, लेकिन आपका टॉपिक कवर हो गया। प्रस्तावना से इतनी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसके बाहर किसी प्रकार का प्रश्न आपके में नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए मैं बात करूंगा आपसे, घबराना मत। हम बात करेंगे क्या करें। देखो, डेमोक्रेटिक, पॉपुलिस्ट, सेक्युलर, गलत, बुड़बक। सोवरिन, सोवरिन, सोशलिस्ट, पॉपुलिस्ट है बुड़बक, ठीक है। सोवरिन पावर, पॉपुलिस्ट, सेक्युलर, अबे भैया इसमें तो हर जगह यही दे रखा है, यू सही है भाई। देखो, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, पॉपुलिस्ट, डेमोक्रेसी। अब यार ये तो बड़ी गड़बड़ है,
क्योंकि इसमें डेमोक्रेटिक तो है ही नहीं, रिपब्लिक नहीं है, सोवरेन सोवरेन तो चलो सब जगह सही है, पहला वाला तो कंप्लीटली गलत है। पहला वाला सोवरेन पावर है, सोशलिस्ट है, अबे भैया पॉपुलिस्ट नहीं है ना, काई बोलत हो बे, सोवरेन है, पॉपुलिस्ट है, सेक्युलर है, सोशलिस्ट है, बुड़बक। इसमें जो हो सकता है वो डी हो सकता है सिर्फ। इसमें देखो ये भी प्रश्न बहुत अलग है, इंडिया सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट के बाद सेक्युलर है, और पॉपुलिस्ट को कहते हैं डेमोक्रेटिक। एक प्रकार से डेमोक्रेटिक शब्द को बोलते हैं पॉपुलिस्ट डेमोक्रेसी, जनता की प्रिय डेमोक्रेसी, दैट इज कॉल्ड मेरे प्यारे बच्चे पॉपुलिस्ट डेमोक्रेसी। तो आप उसे क्या कहेंगे, पॉपुलिस्ट डेमोक्रेसी। गलत नहीं है दिनेश कुमार जी, गलत नहीं है, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, ऐसे ना कहिए। पॉपुलिस्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसे कहते हैं जनवादी गणतंत्र। जनवादी गणतंत्र का मतलब है पॉपुलिस्ट डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बात एक ही है, बिल्कुल प्रश्न सही है, बहुत घुमा के आपके सामने पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा मेरे बच्चे, डी होगा, डी होगा, स्पेशल फोर्सेस बाय करंट सर। बात करेंगे अभी इसके बारे में। चलिए तो प्यारे साथियों, अभी एक बात मुझे आप बताओ, आपके प्रश्न प्रियम्बल के हो गए, तो प्रियम्बल से इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते थे। एक बार मैं आपके कमेंट देख लेता हूं, फिर आप बातचीत करते हैं कि जैसे कि आप बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हो सर घबरा रहे हैं, सर ये हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे बताओ बेटा, क्या समस्या आ रही है आपको, क्या समस्या आ रही है आप सभी को, भाई बताओ क्या समस्या आ रही है, बोलो बेटा, क्या प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ रहा है, क्या समस्या है आप लोगों के सामने, ये बुड़बक क्या होता है इसमें। चलिए हाँ, क्या समस्या है अब बताओ बेटा, क्या परेशानी आ रही है। सर जी समझ नहीं आया इसलिए गलत बोल रहा हूं, अब समझ में आ गया ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर, बहुत बढ़िया, अब समझ में आ गया। अब बताओ क्या समस्या आ रही है, क्या समस्या का समाधान चाहते हो आप। पहली चीज देखो, मोटिवेट ना, आदमी के अंदर जब दिल से आग होती है उसे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और पहली बात, कोई भी पेपर हो उसके बाद घबराया मत करो। आप मेरी बात जान रहे हो, कभी घबराना नहीं चाहिए पेपर के बाद, समझ रहे हो ना मेरी बात। होता क्या है कि जब आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हो तो पेपर देने के बाद, पेपर देने से पहले एक मोटिवेशन रहता है, पेपर थोड़ा सा खराब हुआ, ठीक है, प्रश्न संविधान का, ठीक है, आपके चेहरे से बच नहीं सकता, तो आपको बहुत घबराहट होना शुरू होती है। तो घबराना नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप घबरा गए, ये वक्त होता है पता है, जब आप तैयारी करते हैं तो सबको आप बुरे लगेंगे, सबको, मतलब आप समझो ऐसी हालत होती है तैयारी करने वाले बच्चे की कि वो पढ़े तो कहते अरे दिन भर इस कमरे में घुसा रहता है, आंखें फोड़ लेगा, पता नहीं क्या करता है, किसी काम का नहीं रहा, बेकार हो गया, एकदम बेकार है, पता नहीं बुढ़वा क्या करता है, फैलता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है, किसी काम का नहीं, कमरे में बैठा रहता है, एकदम बेकार है। जब वो तैयारी करता है तो उसके ऊपर यही प्रेशर रहता है, ठीक है। लेकिन आप तैयारी ना करें, बाहर बाहर घूमे तो बुड़बक पढ़ता नहीं है, बेकार है, किसी काम का नहीं है, बाहर घूमता रहता है, लफंगा है आपका लौंडा, 2 पैसे का काम नहीं करता, पता नहीं इसका क्या होगा। तो देखो कई प्रकार की समस्याएं आपके पास तैयारी के दौरान रहती हैं। पहली बात तो भैया, तैयारी के दौरान सबसे बड़ी समस्या है सामाजिक समस्या, और वो सामाजिक समस्या यही है, आप तैयारी कर रहे हो तब भी आप बढ़िया, नहीं कर रहे हो तब भी भैया आपको गाली खानी है। तो तैयारी वाले बच्चे को सबसे पहले एक आदत डाले कि दुनिया का महा बेशरम बन जाओ, तुम इतने बेशरम बन जाओ कि तो ही तुमसे कुछ भी कहे तुम कहे क्या कह रहा था, क्या कहा, एकदम बेशरम बन जाओ, एकदम बेशरम, जैसे कि भैया दीपक कलाल, ठीक है, इतने बेशरम बन जाओ, कोई कुछ भी कहे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई तुमसे क्या कह रहा है, अपनी मस्ती में रहो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला चीज क्या है, तैयारी में पहला काम क्या करें प्यारे बच्चों, बेशर्म बने, ये सबसे जरूरी चीज है। जो बेशर्म है वो सुपर हिट है, जो बेशर्म नहीं है वो फ्लॉप है। चलिए पहला काम क्या करना है, बेशर्म बनना है। आपकी पॉलिटी की बुक आ गई है क्या, हाँ मेरे भाई। दूसरी चीज, अब क्या होता है कि जब भी आप पेपर देते हो, पेपर देने के बाद आपका मोटिवेशन एकदम जमीन में गिर जाता है धड़ाक से, गुरुजी मेरा क्या होगा, पेपर में अच्छा नहीं हुआ, पेपर खराब हो गया,
बिल्कुल राखी सामंत में कहने वाला था पर मैंने कहा नहीं। तो आपका पेपर खराब हो गया, पेपर में मजा नहीं आया, गुरुजी गड़बड़ हो गई, अब क्या करें? तो बेटा सुनो, पेपर देना, पेपर ये मान के चलो, पेपर जो देना होता है ना, पेपर एक ऐसी चीज है कि जब आप इसे दे के निकलते हो, हर बच्चे का कॉन्फिडेंस इसके बाद लूज ही होता है। तो पेपर के बाद एक समय होता है 5 दिन का। जिस दिन आपका पेपर हुआ तो पेपर के बाद एक दिन तो आप रहेंगे सही, जब आप थोड़े आंसर वांसर मैच किए तो 2 से 3 दिन का जो समय होता है वो ऐसा समय होता है जब तुम अपनी रियल औकात पे होते हो बेटा, एकदम रियल औकात पे तुम्हें ये पता चलता है कि अब मेरा क्या होगा। उसी समय तुम्हारी तैयारी शुरू करने का सबसे अच्छा वक्त होता है। जब तुम पेपर देने के बाद डिमोटिवेट हो जाओ और मेरा कुछ नहीं हो सकता, उस समय तुम मान के चलो तुम शून्य पे हो, तुम बेकार हो, तुम खत्म हो, तुम कंगाल हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। और यही वक्त होता है खुद को सर्वाधिक स्पीड से उड़ाने का। बोलो हाँ या ना? ठीक है, देखो जिसके पास कुछ है उसको टेंशन ज्यादा रहनी चाहिए। पेपर जिसके नंबर बन गए कि मेरा ये आएगा वो आएगा, जिसके पास कुछ नहीं है ना वो एकदम कूल हो जाए कि मेरा होना ही नहीं है। ठीक है? हाँ, थारा भाई भी आजकल खूब बेशर्म है, थारा भाई भी एकदम जबरदस्त है, थारा भाई जोगिंदर। ठीक है, तो इसी प्रकार से तुम क्या करो कि तुम थोड़ा सा अपने आप को उस समय ऐसा मानो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर अपनी तैयारी उस मूवमेंट से शुरू करो, अपने आप को जीरो मान लो। तो अपने आप को जीरो अगर मान लोगे ना तो तुम अच्छी तैयारी कर सकते हो। खुद को एकदम जीरो मानो और अगले जो एग्जाम है ना, जो नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है, उस पर टारगेट करो। उस एग्जाम को भूल जाओ, उसकी गलतियों को नोट डाउन करो कि आपने क्या गलती की, आपने क्या गलती की, आपने क्या सही से पढ़ाई नहीं की, आपने सही से कंटेंट को फॉलो नहीं किया, या आपने कौन सी चीजों में कमी रह गई, उस पर सुधार करो। कहते ना, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई उस पर विचार करो। तो आपको यह समझना होगा कि मुझसे क्या कमी रह गई, अब मैं इस पर क्या विचार करूंगा, किस प्रकार से इसको पढ़ूंगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? तो उसको, चीजों को सीखो, चीजों को जानने का प्रयास करो कि कैसे कैसे मैंने क्या कमी छोड़ दी, अब मैं क्या करूं। बेटा बात समझ में आ गई है? और सबसे बड़ी चीज होती है गाइडेंस। तो गाइडेंस कई प्रकार का होता है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं आजकल, ज्यादातर जब आप मुखर्जी नगर में आओगे तो ज्यादातर लड़के और लड़कियां गाइडेंस के चक्कर में मोहब्बत कर बैठते। ठीक है, जो गाइडेंस है इसी के चक्कर में मोहब्बत का गेम बहुत चलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा दुनिया में ना आपको ये नहीं मिलता गाइडेंस। ये चीज हर जगह मिलती है, प्यार हर जगह है पर गाइडेंस हर जगह नहीं है। अब गाइडेंस क्या होता है बेटा? आप बहुत तैयारी वाले हो, बहुत विद्वान हो, आप अनगाइडेड मिसाइल हो, तो आप कहीं से भी लगोगे और कहीं भी जाके घुस जाओगे, कोई पता नहीं आपने क्या किया। तो प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके पास एक पाथ होना चाहिए कि आपको किस जगह जाना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो कभी कभी क्या होता है कि आपने कोई टारगेट बनाया और वो टारगेट जो है, हो सकता है कि वो टारगेट आपकी क्वालिटी के हिसाब से मैच नहीं करता, यानी कि आपके पास वो क्वालिटी नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी मैथ में एकदम गधे होते, लुल्ल होते, ठीक है, एकदम गधे होते, पर उनकी जीएस बहुत अच्छी है। फिर वो सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं बार बार। क्यों दे रहे हो भाई? आप यूपी आरओ दो, हिंदी अच्छी है, एआरओ दो, पीसीएस दो, आईएएस दो, बीपीएससी दो। तो हमारे गुरु कहते थे कि बेटा देख, कभी इस बात को देख के घबराना नहीं चाहिए कि आपके सामने क्या है। जो चीज सामने है उसे सब देख रहे हैं, जो चीज ऊपर है ना उसे कम लोग देख रहे हैं, जो चीज नीचे है ना उसको सभी देख रहे होंगे जो नीचे से आ रहे होंगे। तो थोड़ा ऊपर देखना शुरू करो, थोड़ी सोच को अपनी को सुधारो कि तुम्हारे पास क्या मेंटेलिटी है, व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो जाएगा रीट में। ठीक है, हाँ, तो अनगाइडेड नहीं बनना है और थोड़ी चीजों को समझना है मेरे प्यारे बच्चे कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, उस प्रकार से अपने निर्णय लेने की पावर को सुधारो। और पढ़ना कोई बहुत जरूरी नहीं होता। आज के जमाने में तुम इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम अगर मेरी बात मान कि तुमने अगर जीएस की ये सब कहते हैं ना कि मैं 10 घंटे पढ़ा, 20 घंटे पढ़ा, ये सब एकदम मूर्ख बनाते हैं, उड़ुक चुल्लू बनाते हैं तुम्हें
कि 10 घंटे 20 घंटे सुबह से करंट अफेयर के रजाई में बैठ गए कि चल रहा है भैया करंट अफेयर्स, कोई फायदा नहीं है। आपको 4-5 चीजों की आवश्यकता होती है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, जो मैंने आज तक नोटिस किया वो मैं आपको बता रहा हूं। आप जीएस की सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री है, चुपचाप शांति से ज्योग्राफी है, ठीक है। अब देखो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, पॉलिटी, ठीक है। अब आपके बाद देखोगे आपकी साइंस है, आप देखोगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स। आप किसी भी एग्जाम की जीएस की तैयारी कर रहे हो, इन 4 सब्जेक्ट को आप सही से पढ़ लो, ठीक है। मेरा जीएफ स्टडी सर, प्यार स्टडी से कम करने में बहुत मजा आता है। ओहो, मेरा जीएफ स्टडी है सर, क्या बात है निखिल कुमार, ये सही है बेटा, तेरा काम सही है। ये कह रहा है कि प्यार स्टडी के साथ करने में बड़ा मजा आता है, मतलब स्टडी करते तो साथ में प्यार करते हो कि भारत की प्रस्तावना में भारत एक धर्मनिरपेक्ष संप्रभु लोकतांत्रिक राज्य, डार्लिंग दे दे चुम्मा, ऐसे पढ़ते हो क्या? ऐसे तो नहीं पढ़ते ना। अबे प्यार स्टडी के साथ करने में तो मजा आएगा ही, प्यार ऐसी चीजें से करने में हमेशा मजा आता है, लेकिन उसका नुकसान भी है। देखो हिस्ट्री ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस और इकोनॉमिक्स, अगर आप इन 4 सब्जेक्ट को सही तरीका से पढ़ लो तो आप ये मान के चलो कि आप ज्यादातर एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो बड़े आसानी से, बड़े आसानी से आप ज्यादातर एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। बुरा मत मानना निखिल, में मजाक कर रहा था, मैं भी थोड़े से फनी मूड में हूँ जिससे कि तुम्हें पता चले। तो 4 सब्जेक्ट सही से प्रिपेयर कर लो, कोई चक्कर में मत पढ़ो, ये आपको हर जगह मिल जाती हैं, किसी भी जगह पर आप इन 4 चीजों को देख सकते हो। कितने किसी लड़की को देखा, किसी लड़के को देखा, बोला आंख सुंदर है, नाक सुंदर है, कितने घर वाले कि लड़के की आंख नाक तो बड़ी सुंदर है, बाकी ठीक है। ऐसे किसी विद्यार्थी तैयारी करता है, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, उसकी आंख नाक है, ये अगर आपको आती है तो आप जीएस के बेसिस पर बाकी एग्जाम में अपीयर कर पाओगे। प्लस आप मैथ, रीजनिंग, आप क्या करो, आप बेसिकली अपने संसाधनों को लिमिटेड बनाओ। पता है सबसे बड़ी समस्या बच्चों के साथ इस समय क्या आ रही है? उनके संसाधन जो है एकदम अनलिमिटेड है। हु अमंग द फॉलोइंग डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर ऑल मैटर्स कंसर्निंग द डिफेंस सर्विसेज ऑफ इंडिया? हु अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस तो दे भाई गौरव, चुमा को ना देवे गुरु जी, लाठी पड़ जी गुरु जी, ठीक है जी सर, यू आर, आप मुझे दुआ दीजिए, थैंक यू सर। नहीं ऐसी बात नहीं निखिल, तू पक्का पास कर जाएगा, टेंशन ना ले, वो तो मैं मजाक कर रहा था, ठीक है। सुनो, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करो कि घबराया मत करो, तुम 4 सब्जेक्टों कहीं से पढ़ लो। पता होता क्या है, तुम्हारे दिमाग में इतनी चीजें चलती है, इतने टीचरों की वीडियो देखोगे, सबसे बड़ी पता समस्या क्या है? आप एक चीज नोटिस करो, यूट्यूब पे इतने सारे व्यूज आ रहे हैं, इतने सारे बातें चल रही हैं, लड़की से बात करो, मैडम से बात करो, टीचर से बात करो, बहुत टेंशन है यार। मैं खुद यूट्यूब देखता हूँ, पता नहीं क्या चल रहा है, जोगिंदर का कैरी मिनाती की लड़ाई चल रही है, उसका बवंडर आ गया, इसका ये आ गया, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल क्या रहा है, कौन है ये लोग, मतलब कुछ भी भाई, कुछ भी चल रहा है। तो आपको खुद को लिमिटेड करना है, लिमिटेड करो, पहली बात एकदम लिमिटेड, कि यार मेरे को ना इंटरनेट पे जाना ही नहीं है, भाई बी वेरी लिमिटेड, एग्जाम पास कर जाओगे। बुद्धि को शांत रखो, एक लड़की रखो अगर रखनी है तो जिंदगी में, 4-5 किताबें रखो अगर रखनी है तो जिंदगी में, और चुपचाप शांति से एक एक सब्जेक्ट का एक एक मास्टर रखो, बस। बाकी तुम्हें जरूरत ही नहीं है, जो टीचर पॉलिटी का अच्छा है उससे पॉलिटी पढ़ो, जो ज्योग्राफी का अच्छा है उससे ज्योग्राफी पढ़ो, हिस्ट्री का अच्छा हिस्ट्री पढ़ो, चुपचाप किसी का बैच खरीदना किसी का बैच खरीद लो, शांति रखो जिंदगी में। सर मैं आरओ एग्जाम देना चाहता हूँ, नहीं मैं नहीं देखता सर वो सब, ठीक है। तो आप ना एक एक सब्जेक्ट का एक टीचर पकड़ो, शांति से पढ़ाई करो, तब मजा आता है। और देखो आजकल क्या हो रहा है ना, आजकल आप देखो पेड बैचेस है, कितने सस्ते लोगों के पेड बैचेस मिल रहे हैं आजकल। तुम्हें पता है कितना बेनिफिट मिल रहा है ऑनलाइन एजुकेशन का? पेड बैचेस सस्ती फीस पर है, किसी का भी पेड बैच खरीद लो। लेकिन अब बच्चे क्या कर रहे हैं, 5-6 के खरीद लेते हैं और इसके बाद तुम इसे पढ़ नहीं पाते। किसी का एक बैच खरीदो, उस बैच में शांति के साथ पढ़ो, मतलब शांति लड़की का नाम नहीं है, शांति के साथ पढ़ना है, मतलब शांति के साथ, मतलब शांति से, पीस से, चुपचाप उसे 100% पढ़ो।
उसके बाद देखो तुम्हें क्या मिला, उसके बाद प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू लगाओ, बट डिमोटिवेट मत रहा करो कि भैया कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है।